जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था जो कि फ्रांस के थे। फिर इसके बाद ट्रेवी रेनस ने किया था जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा है जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे कि एपीकल्चर है मधुमक्खी के लिए, सेरीकल्चर है रेशम के कीट के लिए, पिस्कीकल्चर है मत्स्य पालन के लिए, माइकोलॉजी कवक के लिए, साइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और इंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इचियोलॉजी यानी कि मछलियों का अध्ययन, इंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्षों और झाड़ियों का, ओफिलोलॉजी यानी कि सर्पों का, स्यूडोलॉजी यानी कि छिपकली, सीविकल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का, हॉर्टिकल्चर उद्यान का बागवानी का, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती का। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक जो दार्शनिक थे अरस्तु के समय हुआ है, जिसको अरिस्टोल कहते हैं। ठीक है, 1384 to 1322 में हुआ था। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जैसे कि आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया मेंडल ने। जीव सिद्धांत किसने दिया? तो D.H. मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वागो डी ब्रिज ने। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने। जीव द्रव का सिद्धांत दिया था हर्टविग ने। उपार्जित लक्षण जो है उसका सिद्धांत और वंशानुगति का जो सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। प्राकृतिक वन सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन दिया था। द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रवर्तक थे। दूसरा है कि DNA द्विकुंडल जो मॉडल है वो उसका जो प्रवर्तक है वाटसन और क्रिक है। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा था, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी, इसलिए उसको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किया गया 1969 में व्हिटेकर के द्वारा। उसके अनुसार जो था 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा में क्या आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। इसमें तंतुमय जीवाणु भी शामिल हो जाते हैं। प्रोटिस्टा में कैसे जीव होते हैं? ये एक कोश के जीव होते हैं, प्राय ये जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और पादप यूकेरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना जो है ये भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ये स्वपोषित भी हो सकता है या इंटरपोषित भी हो सकता है। पादप तो पता ही है। कवक के बारे में पता करें तो ये यूकेरियोटिक टाइप का होता है। ये परपोषित होता है जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये ईतरपोषी भी हो सकते हैं। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये काइटिन जटिल शर्करा का बना होता है। जंतु जो है वो जंतु इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु संभोजी जिसको होलोजोइक कहते हैं यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसको मोटोजोओ कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश सभी इसी में आता है। जीवों के नामकरण 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति को चालू किया गया था। कुछ जीवधारियों के नाम कैसे हैं? जैसे कि मनुष्य के लिए जो नाम है वो है होमो सेपियंस। मेढक के लिए जो नाम है वो है राना टिग्राना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फेमिलिस। गाय बॉस इंडिकस। मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। आम मैग्नीफेरा इंडिका। धान ओरिजिया स्टेविया। गेहूँ जो है टेटिकम एस्टेवियम। मटर जो है पेसिकम सेटेवियम। दूसरा चना को कहते हैं सीजर साइसर कहते हैं या सीसर कहते होंगे। और आरिटिनियम। दूसरा सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। कोशिका विज्ञान की बात की जाए तो सबसे पहले जीव द्रव आता है जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका नामकरण पुरपिंजे ने किया था 1839 में किया था।
जीव द्रव का 99% भाग जो है 4 तत्वों से बन के बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और 2.5%। तो 76, 10.5, 10 एंड 2.5। जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो 81:19 का होता है। इसके बाद पढ़ते हैं कोशिका। इसकी खोज की थी एंटोन वान लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा था और वर्णन भी किया था। कोशिका में औसत संगठन कुल कोशिकीय भार प्रतिशत के हिसाब से क्या होता है? सबसे ज़्यादा जल होता है जो कि 70 से 90% होता है। फिर प्रोटीन 10 से 15%, फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड भी 2% मान के चलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी 5 से 7% और आयन भी 1% होता है। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक प्रयोग जो किया था रॉबर्ट हुक 1665। और सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्म है, ठीक है, जीवाणु माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकामा है, गैली सेप्टिकामा है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में किया गया था। इसको दो लोगों ने किया था, एक तो मैथियस लाइडेन है और दूसरा थियोडर स्वान है। और यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो इसको बताया रडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया। प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है और केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। इसमें केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक क्या होता है कि दोहरी झिल्ली की इसकी कोशिका बनी होती है। इसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों संयुक्त रूप से बनी क्रोमेटिन और इसके अलावा केंद्रिका भी होता है। तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक रहा। और अंग जैसे कोशिका भित्ति जो बनी होती है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है जबकि इसमें उपस्थित रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। राइबोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक प्राथमिक टाइप का होता है। गुल्जिकाय भी इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली भी मतलब यूकैरियोटिक में ही उपस्थित होगा। लाइसोसोम भी यूकैरियोटिक में ही उपस्थित होता है। डीएनए जो है एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यहाँ पर दोहरे सूत्र के रूप में होगा और पूर्ण विकसित अवस्था में भी होता है। कशाभिका जो है इसमें केवल एक ही तंतु होता है कशाभिका में, लेकिन जो यूकैरियोटिक में है 11 तंतु होता है। केंद्रिका तो नहीं होता है इसमें, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। उसी तरह सेंट्रोल भी यूकैरियोटिक में होता है। श्वसन कहाँ से करता है? प्रोकैरियोटिक तो प्लाज्मा झिल्ली से कर लेता है, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके लिए। लीक प्रजनन के लिए तो होता नहीं है, इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है थ्लाइकाइड में होता है, थाइलेकाइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में ये लिंक मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विधि द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है या समसूत्री विभाजन भी हो सकता है। कोशिका के मुख्य भाग है, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पेप्टिडोगी, ठीक है, पेप्टिडोगल केन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोगल केन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली के बारे में बात की जाए तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड फास्फोग्लिसराइड की बनी होती है, फास्फोग्लिसराइड की बनी होती है। यह लिपिड बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के बीच प्रोटीन पार्श्विक गति करता रहता है। तारकाय जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम।
इसकी खोज की थी बावेरी ने। केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है तारकाय, और तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है तारकाय। अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जालिका को रेटिकुलम कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे और आपस में जुड़े कुछ थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं। यह खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहलाते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, इसलिए इसको चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण का काम करती है। चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है प्राणियों में लिपिड का संश्लेषण करती है। लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में ही होते हैं। स्टीराइडल हार्मोन। ईआर क्या होता है, तो यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है कि उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन भी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज 1953 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था, पादप कोशिका में खोजा था, तथा G.E. प्लेट ने 1953 में जंतु कोशिका में भी खोज किया था, राइबोसोम को देखा। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल वो प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह प्रोटीन का उत्पादक स्थल भी है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। यहाँ पर S का मतलब होता है श्वेत वर्गस इकाई, ठीक है, जो कि अवसादन गुणांक को दर्शाती है। ये मेनली आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण भी नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमेन ने की थी और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ये कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है, इसलिए ये कोशिका का शक्ति गृह भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु या कुछ RNA राइबोसोम 70S प्रकार की पाई जाती है, और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और सिर्फ हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय कर लेते हैं। तो गोल्जी काय जो है इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी इटली के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था। ये सूक्ष्म नलिकाओं और थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और क्या होता है, प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं, और इसका सबका पैकिंग करता है ये, इसलिए यातायात प्रबंधक भी कहलाता है। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है, दो चीज़ों का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम की बात की जाए तो ये इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा होता है और कहाँ पर होता है, तो गोल्जी काय में हो जाता है। तो लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अवघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेजेज, प्रोटोएसेज तथा कार्बोहाइड्रेट। ये अम्लीय परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आदि सबको पचा लेते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड अंग्रेजी में। तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, ओवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, फिर वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व प्रकृति के योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज होता है और एफी, कॉपर सब होता है। पत्तियों का रंग पीला जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है। ओवर्णी लवक क्या होता है, तो जहाँ तक सूर्य का किरण नहीं पहुँच पाता है वो होता है। इसमें मेनली क्या होता है, मंड, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है। टमाटर में जो लाइकोपेन की वजह से, गाजर में कैरोटीन की वजह से और चुकंदर विटामिन की वजह से कुछ कलरफुल लगता है। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है वो क्या है, उसको कहते हैं फाइकोसाइनिन। ये वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। फिर आते हैं रजस्थानी। ये कोशिका का एक निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ ही भरा होता है, परंतु जंतुओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अभिमा में संकुचन साहिल राजधानी उत्सर्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रक जो होता है, तो केंद्रक में एक धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का नाम तो फ्लेमिंग ने दिया था और ये प्रोटीन जो है हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना होता है और इन धागों को गुणसूत्र भी कहते हैं। प्रत्येक जाति की जीवधारी की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में तो 23 जोड़ा होता है, चिंपांजी में 24 और बंदर में 21 जोड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में चेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 लिपटे महीन कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसको क्रोमीनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमीनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्री कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोमियर। इसे केंद्रिका कहते हैं और इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो गुणसूत्रों की जो वंशागत सिद्धांत है इसको दिया था सूटन और बाबेरी ने। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है और हृदय में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए में उपस्थित 4 तरह के क्षार होते हैं। वो या तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर होता है, क्षार होता है। क्षार 4 टाइप का है, इसमें भी एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जो एडिनिन है, यानी कि ये जो एडिनिन है और ये जो थाइमिन है, ये जुड़ा रहता है एक तरह से एडिनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होता है। एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 आबंध बनता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 आबंध बनता है। और ये वाला फिर इसके बाद है 1953 में चीडी वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें सन 1962 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए का काम है कि प्रोटीन संश्लेषण करे और जो प्रयोगशाला में पहली बार प्रोटीन संश्लेषण किया था वो अरविंद खुराना था। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए से जाके मिल जाती है, न्यूक्लियोटाइड से आके जुड़ जाती है। ये एक अस्थायी संकर का निर्माण करते हैं। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है और कुछ समय के बाद आरएनए ये टूट जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और ये अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाद देते हैं। और मैसेंजर आरएनए होता है ये केंद्रक के बाहर आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में हेल्प करते हैं। तो डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसका जो बेस होता है डीएनए का एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इसका बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। ये केंद्रक और बाहर भी होगा, कोशिका द्रव में भी पाया जाता है।
पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? ये इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं होगा। तारकाय इसमें नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय होता है। वोल्यूकुल इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा। ये आयताकार, ये वृत्ताकार। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट, स्पिंचर, तारकाय, बावेरी, कोल्जिकाय, जॉर्ज कोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमैन, स्फीरोसोम, पर्नर, क्रोमेटिन, फ्लेमिंग, केंद्रिका, फोंटोना, क्रोमोसोम, हॉफमिश्र, अंतःप्रातर विचालिका, पॉटर, लाइसोसोम, सीडी दुबे। दूसरा है राइबोसोम, पैलेट, जीव द्रव्य, डुजार्डिन, केंद्रक कला, हर्टविग। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ओसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो ओसूत्री जो होता है उसको एमिटोसिस कहते हैं, दूसरा समसूत्री को मिटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। ओसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो सिर्फ ओविकसित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो है सबसे पहले देखा था जंतु कोशिका में देखा गया और वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था और 1882 में इसका नाम दे दिया माइटोसिस, और ये मेनली कायिक कोशिका में होता है। दूसरा है कि अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 अवस्था में बांटा गया है: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है और समसूत्री विभाजन के पश्चात पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, ये मात्र 2 से 3 मिनट होता है। अब आ जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मयोसिस कहते हैं। इसको सबसे पहले 1905 में फार्मर तथा मूरे ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम विजमैन ने किया था और लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्राटसबर्गर ने 1888 में किया था। ये इसका सिर्फ नाम दिया था, फार्मर तथा मूरे। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में मेनली होता है। इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अर्धसूत्री 1 और एक अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, जिसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। जबकि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। पहला है तो प्रोफेज 1, मेटाफोज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज 1। और जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इसमें भी 5 होता है: लेप्टोटीन, पैकोटीन, डाइकिनेसिस, जैग्नोटीन और डिप्लेटीन। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैगेटीन, डिप्लोटीन, डाइकोनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है वो समसूत्री विभाजन के आधार पर ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर: समसूत्री हो गया और ये अर्धसूत्री हो गया। समसूत्री में क्या होता है? कायिक होता है, कम समय में होता है, 2 कोशिकाएं बनती है, आनुवांशिक विविधता नहीं पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है, प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अलग होता है कि जनन कोशिका होता है, जनन कोशिका में होता है, अधिक समय लगता है, 4 कोशिका का निर्माण होता है, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान भी होता है, प्रपोज इसमें सबसे लंबी अवस्था हो जाती है। तो जैव विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था उसमें लेमार्क, डार्विन, बैलस और डी ब्रिज का नाम आता है। इन्होंने कई सारे सिद्धांतों को बताए हैं, जैसे वर्गीकरण के प्रमाण, तुलनात्मक शरीर संरचना के परिणाम, अवशेषी अंग के परिणाम, संयोजकता जंतुओं से परिणाम, पूर्वजता से परिणाम, तुलनात्मक भ्रौणिकी से परिणाम, भौगोलिक वितरण से परिणाम, तुलनात्मक कार्यकी से परिणाम, रासायनिक एवं रासायनिकी से परिणाम, अनुवांशिकी से परिणाम, पशुपालन से परिणाम, रक्षात्मक समरूपता से परिणाम तथा जीवाश्म एवं जीवाश्मकों से परिणाम। तो समजात अंग कैसे होते हैं? जो कि विभिन्न कार्य करते हैं लेकिन मूल रूप से एक ही होते हैं। समरूप अलग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए पूजित किए जाते हैं, समान कार्य के लिए पूजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रूप से इसकी रचना और भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं, जिससे समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, पक्षियों, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। अवशेषी अंग यानी कि जो पूर्वज से बच गया लेकिन अब शरीर में काम नहीं है उसका, तो उसको अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि कर्णफुल्लव, त्वचा के बाल हो गया, बर्मी फोम अपेंडिक्स हो गया। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं
सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है साइनोबैक्टीरिया थे और पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, लेकिन स्तनीय वर्ग के जो जंतु है उसका विकास भी सरीसृपों से ही हुआ है। जैव विकास के सिद्धांत को सबसे पहले लेमार्क ने दिया था। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में आया था। उसकी एक पुस्तक थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, उसमें आया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों और इनके अंगों में सतत बने होने रहने का प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है और अधिक उपयोग में आने वाली अंग का विकास अधिक हो जाता है और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे मैं जिराफ का गर्दन बोल दिया। उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है वो टोंटोलॉजी कहलाता है। फिर इसके बाद आया डार्विनवाद, जो कि 1809 से लेके 1882 तक चला है और इन्होंने 1831 में बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व सर्वेक्षण किया था और इन्होंने बताया कि डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोपत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उसी के अनुसार उसका अंग बदलता रहता है। नव डार्विनवाद का जो सिद्धांत है चीनवाद के ढांचे से प्रेरित है और जिसमें जाति की नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण और जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार चीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नता बढ़ जाती है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच द्वारा प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के 5 निम्नलिखित तथ्य। तो उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच ने दिया था। इसके अनुसार कई सारी बातें हैं, तथ्य हैं, जैसे कि इसके फलस्वरूप उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तक शूद्र नस्ल का होता है और ये उत्परिवर्तक कितने हो सकते हैं ये अनिश्चित है और ये प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण होता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि नई जाति ही मान बन जाए। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होता है, बल्कि ये उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता की सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जोहन मेंडल ने 1822 से लेकर 1884 के बीच दिया था, इसलिए उसको आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वाटसन ने किया था और जीन शब्द का प्रथम प्रयोग विल्हेल्म जोहानसन ने किया था। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। पहले एक जोड़ी मटर का चुनाव कराया, फिर 2 जोड़ी मटर का चुनाव कराया जो कि विपरीत गुणों से संलग्न थे, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय और दूसरे द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में लंबे यानी कि बड़ी डबल टीटी और बौने डबल छोटी टी के पौधे के बीच कराया। तो ये पौधा और ये पौधा जब बना तो इससे ये बना। सभी पौधे संकरे नंबर F1 पीढ़ी के बन गए पहले तो। फिर वो स्वपरागन हुआ। जब स्वपरागन हुआ, ये कृत्रिम परागन हुआ था। जब स्वपरागन हुआ तो 50% ऐसे बने जो कि भाई इन दोनों के बीच का आकार का था। फिर कोई ऐसे बने जो कि एकदम शुद्ध बौना हो गया F2 पीढ़ी के पौधे में 25%, और फिर कुछ शुद्ध लंबे हो गए TT 25%। फिर स्वपरागन हुआ, फिर स्वपरागन हुआ, फिर स्वपरागन हुआ, जिसमें 3:1 में मतलब कि जो बने संकर लंबे से वो लंबे थे और या तो शुद्ध बौने थे। और ये जो है हमेशा शुद्ध लंबे ही होंगे, शुद्ध लंबे वाले पौधे। और शुद्ध बौना जो था वो हमेशा शुद्ध बौना ही बना रहेगा F3 पीढ़ी में, ठीक है। और फिर F2 पीढ़ी के पौधों को फिनोटाइप अनुपात 3:1 था, मतलब कि जबकि जीनोटाइप अनुपात जो है 1:2:1 था। तो ये है जीनोटाइप अनुपात, ये जो है जीनोटाइप अनुपात है। द्विसंकरीय क्रॉस, यानी कि मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस भी करवाया। इसके लिए गोल तथा पीले बीज, जिसको RRY वो हरे वो छुरीदार बीज, जिसको छोटी R छोटी Y से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है।
तो ये गोल तथा पीला है, झुर्रीदार है, तो हम इतना कुछ याद नहीं रखेंगे। अतः F2 पीढ़ी के पौधे का जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो 9:3 और 3:1 होता है, तथा F2 पीढ़ी पौधों का जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1, पीछे से भी 1:2:1, लेकिन बीच में 2:4:2 का अनुपात होता है। मेंडल के नियम कौन कौन से थे? पहला है प्रभाविकता का नियम। एक जोड़ी विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है दूसरे बार में यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। इसके अलावा पढ़ लेते हैं गुणसूत्र, जैसे कि एस्कोरिस में 2 गुणसूत्र होता है, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू में 18-36 दोनों होता है, बिल्ली 38, चूहा में 40, चूहा रेड जो होता है 42, गेहूँ 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू 48, चैंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर 80 और टेरिडोफाइट्स में 1300 से लेकर 1600। पृथक्करण का नियम जो है वो शुद्धता का नियम भी कहलाता है। दूसरा है कि स्वतंत्र अपविहन का नियम क्या है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण का वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। जेनेटिक्स की खोज 1905 में हुई थी, जीन की खोज 1909 में हुई थी। शब्द का प्रयोग तो ये जो हुआ था W वाटसन ने किया था जेनेटिक्स, जीन जोहानसन ने। फिनोटाइप क्या होता है कि जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको फिनोटाइप करते हैं। जीनोटाइप क्या होता है तो जीवधारियों के जो आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। ये कारकों यानी कि जीन का बना होता है। युग्म विकल्पी किसको कहते हैं, यानी कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी यानी कि विपरीत रूपों का प्रकट होना, एक ही गुण के विपरीत रूपों का प्रकट होना। लक्षण वैसे लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एकल कहते हैं, यानी कि एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप होते हैं। सहलग्नता किसको कहते हैं कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। वास्तव में X गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संकलन सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पे पड़ता है। इसकी जो व्याख्या करी थी मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में करी थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण दिखते हैं, जैसे कि रंग हो गया, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। मानव गुणसूत्र की बात की जाए तो गुणसूत्र की खोज या नामकरण 1888 ईस्वी में W वोल्टेयर ने किया था, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस वेंचर द्वारा जीन को आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य का इकाई जो था सिस्ट्रोन था और उत्परिवर्तन इकाई म्यूटोन कहलाया, तथा पुनः अगर संयोजन हो जाए तो उसको रेकोन कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए की पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जो कि डीएनए संश्लेषण में हेल्प करता है। गुणसूत्र जो होता है 22+X 22+Y होता है। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो ये हो गया। शिशु का प्रतित्व पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, जैसे कि जीव द्रव्य को दिया था हैक्सले ने। क्रोमेटीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटीन और माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था फ्लेमिंग ने। पौधों में कोशिका विभाजन के बारे में बताया था स्ट्रॉसबर्गर ने। भ्रूण विज्ञान के बारे में बताया रॉक्स ने। क्रोमोसोम वाल्टेयर। दलहनी पौधों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके बारे में बताया हेनरी-गल। और दूसरा है कि विल्फ्रोथ। विषाणुओं के अस्तित्व के बारे में बताया इवानोवस्की।
और जर्म प्लाज्मा का निरंतरता के बारे में बताया वीचमैन, और इष्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उसमें किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दिया। किसने? तो बुकनर ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रतिपादन किया था आल्टमान ने, और उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था प्रिच ने। रक्त वर्गों का पता लगाया था लैंड स्टीनर ने, और जीवाणु भोगी की खोज किसने करी थी? तो टबोट ने करी थी। ग्रिफिथ की खोज करी। ग्रिफिथ जो था वो न्यूमोकोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा यह सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। और पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल और रस का सल्फा ड्रग डीमैक इकोसिस्टम टेंसले श्वसन की सीट्रिक अम्ल चक्र द्वारा CO2 गैस मुक्त होता है, इसको बताया हैंस क्रेब्स ने। दूसरा है कि सिप्रोमाइसिन और एंटीबायोटिक की खोज की थी वैक्समैन ने। एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल रूप से पृथक्कृत किया समनर ने। और पोलियो के बचाव के लिए जो साल्क टीका बनाया था वो जॉन साल्क था। कोशिका विभाजन के लिए कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन जो है हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो CO मिलर ने करी थी, और FHS स्क्रूग ने किया था। पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किसने किया? तो अरविंद खुराना ने किया था। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन जो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। दूसरा है कि परख नली शिशु का जो विकसित करने का तकनीक है, यानी कि उसको विकसित करने का जो तकनीक बनाया रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया। कृत्रिम हृदय विकसित किया, इन्हीं के नाम पे जैविक साथ नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया था। वो कौन था? तो रॉबर्ट चॉर्विक था।